नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 1 फरवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोलोसी को किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसका जो 77वां सत्र है इसके अध्यक्ष हैं साबा कोलोसी। या दोस्तों किस देश से संबंधित हैं? तो हंगरी से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व की लोक संसद इसे बोला जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसे विश्व की लोक संसद बोला जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ दोस्तों, उसमें दोस्तों उसके 6 अंग हैं। इसमें दोस्तों एक अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा भी है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्तमान में दोस्तों 193 देश हैं और प्रत्येक देश का इसमें एक प्रतिनिधि होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूएन जो महासभा है इसमें 193 कुल देश हैं और प्रत्येक देश का जो है एक प्रतिनिधि इसमें होता है। तो ध्यान रखिएगा जो 77वीं इसका सत्र है यूएन महासभा का, उसके अध्यक्ष हैं साबा कोलोसी। ये किस देश से संबंधित है? तो हंगरी। हंगरी की राजधानी दोस्तों क्या है? तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बात की जाए कि 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो 76वें सत्र के अध्यक्ष थे दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद। ये कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों ये मालदीव के विदेश मंत्री थे। अब्दुल्ला शाहिद जो हैं वह दोस्तों 76वें सत्र के अध्यक्ष थे और ये मालदीव के विदेश मंत्री थे। और 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं साबा कोरोसी या हंगरी के राजदूत हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र दोस्तों महासभा है इसमें जो अध्यक्ष होता है वह 1 वर्ष के लिए होता है। यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों, इसमें भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोजी जो हैं यह यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। हंगरी की दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कैटलिन नोवाक जो हैं यह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? अभी आपको पता होगा दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वह पेश किया गया। या दोस्तों जो बजट पेश होता है हमारा 1 फरवरी को दोस्तों बजट पेश किया जाता है। उसके पहले दोस्तों 31 जनवरी को जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण या दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार इनके द्वारा दोस्तों इसका दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण है तैयार किया जाता है। और पेश किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो दोस्तों इसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 है इसके अनुसार वर्ष 23-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 6.5% दोस्तों जो है विकास दर अनुमानित की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगामी परीक्षाओं में दोस्तों इससे प्रश्न अवश्य बनेगा। ध्यान रखिएगा, आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 6.5%। आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए तो प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है 1950-51 से दोस्तों यह प्रारंभ हुआ है। मैंने बताया दोस्तों बजट के एक दिन पहले दोस्तों 31 जनवरी को यह पेश किया जाता है। बजट से एक दिन पूर्व दोस्तों इसे पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वर्ष के कार्य एवं विकास बताया जाता है। दोस्तों जो आपका बजट आता है उसमें जो दोस्तों जो अगला वित्त वर्ष है उसमें सरकार कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी, कहाँ पर कितना खर्चा करेगी, किस मंत्रालय को या किस विभाग को कितना पैसा देगी, या दोस्तों किसी स्कीम में कितना पैसा वह लगाएगी, उसका दोस्तों विवरण दिया जाता है बजट में। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है इसमें पिछले जो वर्ष में कार्य और विकास जो किया गया है, कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया वह बताया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे दोस्तों तैयार करता है मैंने बताया इसे दोस्तों तैयार करते हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। और वर्तमान में दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। तो दोस्तों इन्हीं के द्वारा यह जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह तैयार किया गया और इसे दोस्तों पेश किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा दोस्तों इसे पेश किया जाता है। इसमें दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण इस बार हुआ
इसमें दोस्तों आर्थिक विकास दर की बात की जाए तो 21-22 में कितना था, 8.7%। 2022-23 में दोस्तों 7% था और 23-24 के लिए 6.5% अनुमानित किया गया है। तो दोस्तों तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों देखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण में क्या कहा गया। राजकोषीय घाटा जो 22-23 में, या राजकोषीय घाटा इसे बोला जाता है दोस्तों फिजिकल डेफिसिट, या दोस्तों कितना रहेगा, 6.4%। फिजिकल डिफिसिट जो है यह 6.4% रहेगा। आगे देखिएगा मुद्रास्फीति जो है इन्फ्लेशन दोस्तों, इसमें जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है सीपीआई, यह कितना रहेगा, 6.8%। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है दोस्तों यह रहेगा 6.8%। होलसेल प्राइस जो है दोस्तों डब्ल्यूपीआई, यह कितना रहेगा, 11.5%। उसके अलावा दोस्तों जो विदेशी मुद्रा भंडार है फॉरेक्स 22-23 में, यह दोस्तों कितना रहा, तो दोस्तों $563 बिलियन। ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इनको जरूर आप लोग दोस्तों ध्यान रखें। इनसे प्रश्न जो है आगामी जो परीक्षाएं होंगी आपकी, इनसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें दोस्तों आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 22-23 में 7% रही और 23-24 में 6.5% रही। राजकोषीय घाटा जो है फिजिकल डिफिसिट 2022-23 में कितना रहा, 6.4%। मुद्रास्फीति की बात की जाए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वह कितना रहा, 6.8%। और होलसेल प्राइस जो है वह 11.5%। विदेशी मुद्रा भंडार जो है फॉरेक्स 22-23 में दोस्तों यह कितना है, तो $563 बिलियन। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया। तो दोस्तों जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी दोस्तों, इसके द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किया गया है। एविएशन गैस या एविएशन फ्यूल क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा। जो दोस्तों फ्यूल आपके वायुयानों में भरा जाता है, वायुयान दोस्तों होते हैं, इनमें दोस्तों जो आपका फ्यूल भरा जाता है उसे ही एविएशन फ्यूल कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जो नॉर्मल आपका पेट्रोल या डीजल होता है जिसे हम लोग डेली यूज करते हैं, उसमें दोस्तों गाड़ियों में जो आपके पड़ता है, इसमें जो फ्यूल भरा जाता है डीजल पेट्रोल, उससे यह एविएशन फ्यूल जो होता है वह उच्च क्वालिटी का होता है। तो ध्यान रखिएगा। इसी जो एविएशन गैस है इसका निर्यात किसे किया गया, तो पापुआ न्यू गिनी जो देश है इसे ही यह गैस निर्यात की गई है। और किसके द्वारा की गई, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। आगे देखिएगा दोस्तों, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, आपको पता होगा दोस्तों। एलपीजी जो गैस कनेक्शन है इससे संबंधित है। और इसकी उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई, तो 1 मई 2016 से दोस्तों शुरुआत की गई। और कहाँ से की गई, तो बलिया उत्तर प्रदेश से। उसके बाद दोस्तों उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च की गई। यह कब लॉन्च की गई, 10 अगस्त 2021 को। और कहाँ से लॉन्च की गई, तो महोबा उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई। ध्यान रखिएगा, दोनों जो उज्ज्वला योजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा। उज्ज्वला योजना जो है यह कब लॉन्च की गई, 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से। और उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई। आगे देखिएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं, तो अजय कुमार सूद जो हैं यह वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात की जाए, मुख्य आर्थिक सलाहकार, मैंने आपको अभी बताया आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन यह दोस्तों हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार सूद जो हैं यह मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है अमिताभ कांत के द्वारा किया गया है। जो दोस्तों G20 के शेरपा हैं, आपको पता होगा G20 के शेरपा कौन है, अमिताभ कांत हैं। और दोस्तों यह नीति आयोग के जो नीति आयोग है उसके दोस्तों पूर्व सीईओ रह चुके हैं अमिताभ कांत। तो ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में G20 के शेरपा हैं। इन्हीं के द्वारा दोस्तों मॉडल जो G20 शिखर सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया गया। और
कहाँ किया गया दोस्तों? तो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। G20 की दोस्तों आपको पता होगा इस वर्ष 2023 में दोस्तों जो बैठक है कहाँ की जा रही, तो हमारे भारत देश में दोस्तों इसकी बैठक हो रही है। G20 की दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों G20 इस बार भारत में आयोजित होगा, और भारत में दोस्तों इसकी जो एक बैठक हो चुकी है राजस्थान में, और दूसरी बैठक भी राजस्थान में होनी है। तो दोस्तों आगे देखिएगा, जो इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है, मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया जा रहा है, और किसके द्वारा आयोजित हो रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? तो G20 की तरफ युवाओं को बढ़ाना, G20 की तरफ युवाओं को बढ़ाना। जो 2023 में दोस्तों G20 की बैठक कहाँ होगी? मैंने बताया भारत में दोस्तों होगी। और इस बार दोस्तों जो है बैठक 2023 में भारत में हो रही है, कौन से क्रम की हो रही है? तो 18वें क्रम की हो रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि क्रम्स का जरूर ध्यान रखें। ये तो सभी को पता होगा कि G20 की 2023 में बैठक भारत में हो रही है, लेकिन क्रम जो है दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखें कि क्रम कौन सा है? तो 18वां है। G20 का दोस्तों अगर बात की जाए, इसमें 19 देश हैं और एक दोस्तों संगठन है, कौन सा है? तो यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन दोस्तों यह एक संगठन है। ध्यान रखिएगा 19 देश हैं और एक यूरोपीय संगठन या एक यूरोपीय संघ जो है एक संगठन है। G20 की 2022 में बैठक कहाँ हुई थी? 2022 में तो बाली इंडोनेशिया में दोस्तों, बाली इंडोनेशिया में इसकी 2022 में बैठक हुई थी, और 2023 में हमारे भारत में होनी सुनिश्चित है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं R वेंकट रमणी। और महान्यायवादी का दोस्तों किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है? तो अनुच्छेद 76 में दोस्तों इनका वर्णन किया गया है महान्यायवादी का। और वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वह R वेंकट रमणी हैं। पूछा जाए आपसे कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो दोस्तों MC सीतलवाड़ जो थे, सीतलवाड़, यह दोस्तों भारत के पहले महान्यायवादी थे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मुख्यमंत्री जो हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के कौन हैं? जगन मोहन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने दोस्तों नई राजधानी विशाखापत्तनम को बनाने की घोषणा की है। विशाखापत्तनम दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। तो दोस्तों विशाखापत्तनम नई राजधानी होगी। इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा जो आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले संभावित थी अमरावती। अमरावती दोस्तों पहले संभावित राजधानी थी, लेकिन जो है अब अमरावती को नहीं, विशाखापत्तनम को नई राजधानी बनाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी हैं, इनके द्वारा ही दोस्तों इसकी घोषणा की गई है। अगर आंध्र प्रदेश की दोस्तों बात की जाए तो आपको पता होगा भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और कब यह दोस्तों गठित हुआ? तो 1953 ईस्वी में। दोस्तों आंध्र प्रदेश की को भाषाई आधार पर गठित करने के लिए महत्वपूर्ण जो भूमिका किसने अदा की? तो दोस्तों यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे पोटालू दोस्तों रामालू, पोटालू रामालू। ये दोस्तों एक यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने दोस्तों जो है एक आंदोलन शुरू किया, और दोस्तों यह दोस्तों अपने अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल इन्होंने की। उसी दौरान दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही इनकी मृत्यु हुई, उसके जस्ट बाद दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और कब गठित हुआ? 1953 में। दोस्तों इसके लिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया वह कौन सा आयोग था? तो फजल अली कमीशन जो है यह राज्य पुनर्गठन आयोग है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि फजल अली कमीशन जो है यह क्या है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग है। इसके बाद दोस्तों जो आंध्र प्रदेश था उससे ही 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वह अलग हुआ। ध्यान रखिएगा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ। और दोस्तों जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जो दोस्तों राजधानी थी हैदराबाद, वह दोस्तों तेलंगाना के अलग होने पर हैदराबाद जो है वह तेलंगाना में चला गया। लेकिन दोस्तों जो राजधानी थी वह 10 वर्ष के लिए हैदराबाद को ही दोस्तों दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी जो है वह घोषित की गई। अब दोस्तों इसके बाद जो आंध्र प्रदेश है उसने अपनी नई राजधानी अभी मैंने आपको बताया विशाखापत्तनम को घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा
जो 10 वर्षों के लिए हैदराबाद संयुक्त राजधानी थी, लेकिन दोस्तों अब जो है हैदराबाद तेलंगाना में है और तेलंगाना की राजधानी जो है वह हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो काला हिरन जो है यह आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। और राजकीय पुष्प क्या है, तो चमेली जो है यह राजकीय पुष्प है आंध्र प्रदेश का। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करना अनिवार्य किया गया। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जो निजी टीवी चैनल हैं उनको दोस्तों लोक महत्व की सामग्री जो है साझा करना अनिवार्य किया गया। और इसकी अवधि क्या होगी, तो 30 मिनट। 30 मिनट दोस्तों की अवधि होगी। और केंद्र सरकार में दोस्तों यह किसके द्वारा अनिवार्य किया गया, तो आपको पता होगा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है इसके द्वारा ही दोस्तों यह लागू किया गया। मंत्री वर्तमान में कौन है, तो अनुराग ठाकुर जो हैं यह वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं। इसमें दोस्तों जो लोक महत्व की सामग्री है इसमें क्या आता है, तो जैसे दोस्तों आपदा राहत में जो आपदा राहत है, उसके अलावा दोस्तों भूकंप से बचाव या बाढ़ की समस्या से बचाव, या दोस्तों कैसे किया जाए, क्या बेहतर दोस्तों इसके लिए उपाय हो सकते हैं, यही लोक महत्व की सामग्री है। और दोस्तों ये 30 मिनट जो है वह इसी बारे में चर्चा की जाएगी। जो दोस्तों इसके लिए जो आपके अनुभवी लोग हैं वह आपको सलाह देंगे, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी अवधि कितनी तय की गई, 30 मिनट। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है। तो ध्यान रखिएगा, जो वीर गार्जियन युद्धाभ्यास यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है और कहाँ आयोजित हो रहा है, तो जापान में। इसमें दोस्तों लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है, तो अवनी चतुर्वेदी। दोस्तों अवनी चतुर्वेदी पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट हैं जिन्होंने दोस्तों वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में जो है लड़ाकू विमान उड़ाया। कहाँ की दोस्तों निवासी हैं, तो रीवा मध्य प्रदेश की निवासी हैं। इसका दोस्तों जो वीर गार्जियन युद्धाभ्यास है आयोजन कहाँ हो रहा है, तो हयाकुरी एयरबेस जो है जापान में, यहाँ इसका आयोजन हो रहा है। विदेशी धरती पर दोस्तों सुखोई फाइटर प्लेन जो है उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं अवनी चतुर्वेदी। दोस्तों इस जो वीर गार्जियन युद्धाभ्यास है उसमें कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाएंगी, तो सुखोई। नाम ध्यान रखिएगा, विमान का भी दोस्तों नाम ध्यान रखें कि सुखोई विमान जो है यह अवनी चतुर्वेदी जी उड़ाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ की निवासी हैं, रीवा मध्य प्रदेश की। और वीर गार्जियन युद्धाभ्यास कौन कौन देशों के मध्य है, तो भारत और जापान के मध्य, और पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान दोस्तों सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न, आर्मी एविएशन कार्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला, तो अभिलाषा बरार। यह दोस्तों आर्मी एविएशन कार्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन जो बीआरओ है इसके द्वारा भूटान में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है। तो दोस्तों सुरभि जखमोला जो हैं यह बीआरओ के द्वारा भूटान में तैनात पहली महिला अधिकारी हैं, सुरभि जखमोला। और जो बीआरओ द्वारा भूटान में दोस्तों ऑपरेशन जो दंतक चलाया जा रहा है उसी के तहत दोस्तों इनकी नियुक्ति की गई है। इसमें दोस्तों बीआरओ आपको पता होगा इसका कार्य क्या है, तो जो सीमावर्ती सड़कें हैं उनका निर्माण करना। तो दोस्तों जो भूटान है उसमें जो बीआरओ है वह सड़क निर्माण कर रहा है, और जो सड़क निर्माण कर रहा है उसका नाम क्या दिया गया है, ऑपरेशन दंतक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीआरओ या दोस्तों किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ध्यान रखिएगा यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन। और इसका दोस्तों स्थापना कब की गई थी, तो 1960 में दोस्तों सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड जो है प्यूमा इंडिया, जो स्पोर्ट ब्रांड नाम क्या है इसका, प्यूमा इंडिया, इसने दोस्तों किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों जो प्यूमा इंडिया है इसने हरमनप्रीत कौर जो हैं इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरमनप्रीत कौर आपको पता होगा दोस्तों वर्तमान में भारतीय दोस्तों जो महिला क्रिकेट टीम है, महिला क्रिकेट टीम इसकी दोस्तों जो है कप्तान भी हैं हरमनप्रीत कौर, और पहली भारतीय महिला हैं जो दोस्तों जिन्होंने T20 में शतक लाया।
लगाया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हरमनप्रीत कौर जो हैं यह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने T20 में शतक लगाया है। उसके बाद दोस्तों जो बिग बैश टूर्नामेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों एक टूर्नामेंट है ये बिग बैश। इसमें दोस्तों प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ये भी दोस्तों ध्यान रखें कि बिग बैश टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, हरमनप्रीत कौर। और पहली भारतीय महिला जिन्होंने T20 में शतक लगाया वह भी दोस्तों हरमनप्रीत कौर हैं। और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की दोस्तों भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है इसकी दोस्तों कप्तान भी हैं। और अभी दोस्तों जो इनकी दोस्तों कप्तानी में जो आपका कॉमनवेल्थ हुआ था, कॉमनवेल्थ बर्मिंघम में दोस्तों, उसमें दोस्तों जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसने कांस्य पदक जीता था, तो उसमें भी दोस्तों कप्तान हरमनप्रीत कौर ही थी। आगे देखिएगा दोस्तों, अभी आपको पता होगा दोस्तों अंडर-19 वर्ल्ड कप जो है महिला वर्ल्ड कप दोस्तों वह हुआ था, और उसमें विजेता कौन था, तो हमारा भारत जो है वह विजेता रहा। इसमें दोस्तों भारत की कप्तान कौन थी, तो शेफाली वर्मा। ध्यान रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंडर-19 वर्ल्ड कप जो है महिला का दोस्तों, इसमें भारत विजेता रहा और भारत की कप्तान थी शेफाली वर्मा। और इस वर्ल्ड कप को दोस्तों यह पहली बार आयोजित हुआ है, पहली बार यह आयोजित किया गया। और भारत ने किसे हराया, तो इंग्लैंड टीम को दोस्तों भारतीय टीम ने हराया था। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों जो लाडली बहना योजना है यह किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई, मध्य प्रदेश के द्वारा। और मध्य प्रदेश में दोस्तों सीहोर जिले के बुधनी नामक स्थान से यह योजना प्रारंभ की जाएगी। इसमें दोस्तों जो महिलाएं हैं इनको प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके पहले दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा ही लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन बना। तो दोस्तों शतरंज का विंबलडन जो कहलाने वाला टूर्नामेंट है टाटा स्टील मास्टर्स 2023, इसका विजेता कौन बना, तो अनीश गिरी दोस्तों यह विजेता रहे। और यह कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों यह डच खिलाड़ी हैं। जो टाटा स्टील मास्टर्स 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों विंबलडन आपको पता होगा यह टेनिस का टूर्नामेंट है, टेनिस का टूर्नामेंट है दोस्तों। और टेनिस का दोस्तों आपके पता होगा कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसमें दोस्तों एक विंबलडन जो है यह भी एक जो है ग्रैंड स्लैम है। और यह दोस्तों टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। जो 4 वर्ष में दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें सबसे पुराना दोस्तों जो है वह विंबलडन ही है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नाटो के पूर्व जनरल जो पेट्र पावेल हैं यह चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाटो के पूर्व अध्यक्ष नाम क्या है इनका दोस्तों, पेट्र पावेल, यह चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थी आज के हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की दृष्टि से प्रश्न थे, उन पर हम लोगों ने चर्चा की। दोस्तों आज की क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। आपकी आगामी परीक्षाओं में इनसे कोई ना कोई प्रश्न जो है बिल्कुल बनेगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो आज की क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग दोस्तों इन प्रश्नों को नोट अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों जो है अब बजट की क्लास भी आपके समझ अभी जल्द ही आएगी। और यह दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण है इससे भी आपके प्रश्न जो हैं बिल्कुल ही बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये आर्थिक सर्वेक्षण और बजट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। तो दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।